तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के पेपर 2 जिसका नाम है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रहने वाला है वाक्यव यानी कि ध्वनि अवयव और उनके कार्य पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। जी हाँ दोस्तों, आपके एमए हिंदी साहित्य के एग्जाम की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। तो मेरा तो आप लोगों को यही सुझाव है कि एग्जाम से पहले इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन जानेंगे कि ये वाक्यव होता क्या है। इसको अंग्रेजी में तो स्पीच ऑर्गन कहते हैं, पर ये हिंदी में क्या है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, यानी कि वाक्यव का मतलब होता है ध्वनि के अवयव। यानी कि ये वाक्यव वे शारीरिक अंग हैं जो ध्वनि उत्पादन और भाषाई उच्चारण में सहायक होते हैं। यानी कि ध्वनि के उत्पादन में और भाषा के उच्चारण में सहायक होते हैं। इनमें जो वाक्यव हैं, इनमें कौन कौन से एक प्रकार से अंग शामिल हैं? फेफड़े हैं, स्वर यंत्र, स्वर तंतु, जीभ, तालु, होंठ, दांत और नासिका। नासिका मतलब नाक। तो दोस्तों, ये सभी अंग मिलकर वायु प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और ध्वनियों को स्वर और व्यंजन में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाक्यव यानी कि फेफड़े के बारे में। फेफड़े, जिन्हें लंग्स भी कहा जाता है, इनका कार्य क्या रहता है? तो यह ध्वनि उत्पादन के लिए आवश्यक वायु प्रवाह उत्पन्न करते हैं। वायु प्रवाह ध्वनि उत्पन्न करने की पहली आवश्यकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ राम जाते हैं कहीं, राम जाते हैं कहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो मेरी सांस टूटेगी। तो यही है, फेफड़े क्या करते हैं? वायु ही है जो ध्वनि का पहला एक प्रकार से अंग है, पहला वाक्यव है। फेफड़े का महत्व क्या है? अधिकांश ध्वनियाँ उत्सर्जनात्मक होती हैं जिनमें फेफड़ों से बाहर की ओर हवा प्रवाहित होती है। तो ज़्यादातर ध्वनियाँ जो रहती हैं उसमें क्या होता है? फेफड़ों से बाहर की ओर हवा बाहर निकलती है। ठीक है, ज़्यादातर ध्वनियों में ऐसा होता है। बहुत कम ध्वनियाँ हैं जिनमें फेफड़े की ओर हवा अंदर आए। ठीक है। नंबर 2, स्वर तंतु, जिसे वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है। स्थान ये कहाँ रहता है? गले में स्वर यंत्र के भीतर स्थित रहता है। तो हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वह हमारे जो टैटुआ एक प्रकार से बोल सकते हैं, उसके नीचे स्थित रहता है। इसका क्या कार्य है? स्वर ध्वनियों और स्वर युक्त व्यंजनों का उत्पादन करते हैं। जो ये स्वर तंतु हैं, ये स्वर ध्वनियों और स्वर युक्त व्यंजनों का उत्पादन करते हैं। साथ ही स्वर रहित ध्वनियों के लिए स्वर यंत्र खुला रहता है। अब स्वर तंतु में विशेष क्या है? तो इसमें है कंपन की गति से ध्वनि की जो पिच है, इंग्लिश शब्द है एक प्रकार से पिच, इसकी जो पिच है वह निर्धारित होती है कि ध्वनि एक प्रकार से कितनी तेज रहेगी या कम रहेगी। ये स्वर तंतु ही निर्धारित करता है। नंबर 3, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अपना कंठ। इसका कार्य रहता है, यह वोकल कॉर्ड्स को नियंत्रित करता है, यानी कि स्वर तंतु को नियंत्रित करता है और ध्वनि उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है। स्वर ध्वनियों के लिए कंपन उत्पन्न करता है। साथ ही जो स्वर यंत्र होता है यह स्वर ध्वनियों के लिए कंपन उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं स्वर यंत्र के महत्व के बारे में। तो इसका ये महत्व है कि स्वर और स्वर रहित ध्वनियों को ये अलग करने में मदद करता है। यानी कि एक प्रकार से स्वर और स्वर से जो सम्मिलित है जो ध्वनियाँ हैं उनको अलग कौन करता है? स्वर यंत्र उन्हें अलग करता है। चौथा जो अंग है वो है तालु, और ये तालु है, इसके 2 भाग हैं, एक प्रकार से कठोर तालु और दूसरा है कोमल तालु। कार्य क्या है? जो कठोर तालु है वह ध्वनि को दिशा देने में मदद करता है, और जो कोमल तालु है वह नासिक और मौखिक ध्वनियों को अलग करता है। एक प्रकार से नाक वाली ध्वनि और मुंह वाली ध्वनि यानी कि ओरल ध्वनियाँ, इन दोनों को अलग करता है। तो देखो, तालु 2 प्रकार के हैं, कठोर तालु, कोमल तालु। तो ये अलग अलग प्रकार से आप लोगों को याद रखने हैं। अब बात करते हैं नंबर 5, जीभ। जीभ का कार्य क्या है? यह सबसे लचीला और बहुउपयोगी, कई उपयोग है इसके, ठीक है, बहुउपयोगी वाक्यव है। जीभ की स्थिति जैसे अग्रभाग, मध्य भाग और पिछला भाग ध्वनि को प्रभावित करती है। यानी कि अपन आगे के भाग से बोलेंगे तो कुछ ध्वनि कुछ अलग आएगी, मध्य भाग से बोलेंगे तो ध्वनि कुछ अलग आएगी, और जीभ के पिछले भाग से बोलेंगे
तो भी ध्वनि कुछ अलग आएगी। अब बात करते हैं जीभ के महत्व की। तो जीभ का महत्व क्या है, जैसे टा है, ता है, दा है, ला है जैसे ध्वनियों के निर्माण में जीभ मदद करती है। तो दोस्तों अब हमारा अगला जो बाग्याब है वो है होंठ। होंठ क्या करते हैं, ध्वनि निर्माण में अवरोध को उत्पन्न करते हैं, गोल ध्वनियाँ और अस्पष्ट ध्वनियों का निर्माण करते हैं। उदाहरण जैसे पा, बा, मा, ये जैसे ये ध्वनियाँ है ना, इनका निर्माण कौन करता है, हमारे ओठ करते हैं, लिप्स करते हैं इन सभी का निर्माण। हमारा सेकेंड लास्ट जो बाग्याब है वो है दांत। दांत के कार्य क्या हैं, ये ध्वनियों को स्पष्ट करने में सहायक हैं। एक प्रकार से कहा जाए, यदि आपके स्वस्थ दांत रहेंगे तो आपकी ध्वनियाँ भी क्या रहेंगी, स्पष्ट रहेगी। ऊपरी दांत जीभ के साथ मिलकर ध्वनि बनाते हैं तथा उदाहरण जैसे आपने बोला था, ठीक है, थ थ थ, तो ये क्या है, दांत हैं, ये जीभ के साथ मिलकर ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं। थ, ध, स, ज, ये सभी क्या है, जीभ के साथ मिलकर दांत ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं। हमारा अगला और आखिरी बाग्याब है नासिका यानी कि नाक। नासिक के ध्वनियों का निर्माण करते हैं। कोमल तालु नासिका को खोलता या बंद करता है। उदाहरण माँ, माँ, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से एक अनुनाद टाइप का होता है और इंगा जैसी ध्वनियों का निर्माण होता है। तो आई होप दोस्तों सभी बाग्याबों के बारे में आप लोगों ने जाना होगा और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।